स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जिसका नाम है द PYQ। तो हम जो ये पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं हिस्ट्री का, वो किसी भी वनडे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन अभी दो एग्जाम आपके बैक टू बैक आने वाले हैं वनडे टाइप के। तो पहला एग्जाम जो है वो है पीटी, आप सभी को पता होगा और आप में से ज्यादातर लोग जो वीडियो देख रहे होंगे उन लोगों ने फॉर्म भरा होगा। और दूसरा है जो यूपीएसआई के 4000 वैकेंसीज आई हैं, उसके लिए ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। उसके साथ ही अगर आप किसी भी स्टेट सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, मतलब पब्लिक सर्विस में, तो फिर पब्लिक सर्विस कमीशंस के लिए भी इसमें से प्रश्न आएंगे। हालांकि ये डिस्क्रिप्टिव नहीं है, वन लाइनर टाइप अप्रोच है, फिर भी प्रश्न फंसने की पूरी संभावना है। साथ ही एक बात और बताना चाहता हूँ कि देखिए, हम लोग जो लेक्चर बनाते हैं वो सीरियस एस्पायरेंट के लिए बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं देखता हूँ कि बहुत कम लोग इसको देखते हैं या फिर इससे लाभ लेने की कोशिश करते हैं। वो इधर उधर भटकते ज्यादा है। तो मैं बार बार कहता हूँ कि देखिए, दो काम करना है। सबसे पहले तो जो वीडियोस देखने होते हैं उसे आप डाउनलोड करके रख लीजिए, ठीक है। इंटरनेट ऑफ कर दीजिए और जब तक कंप्लीट ना हो जाए तब तक सर्फिंग मत करिए। जिस तरह आप मूवी देखने का काम करते हैं कि एक बार मूवी चला दिया और पूरे अंत तक देखे बैठे हुए हैं, उसी तरीके से आप इसको देखने का प्रयास करिए। शुरू शुरू में थोड़ी सी परेशानियां होंगी, लेकिन मैं आशा करता हूं कि इससे कोई परेशानी नहीं होगी। दूसरी चीज कि हमें व्यूज कम मिलते हैं, लेकिन मैं अपने सिनेरियो को लेकर के, व्यूज को लेकर के, बैकग्राउंड को लेकर के, बोलने के तरीकों को लेकर के बहुत ज्यादा एम्फेसाइज नहीं करता हूं, क्योंकि हमें पता है कि जो सीरियस एस्पायरेंट होंगे, जिन्हें ये पीडीएफ चाहिए होगा, वो हमारे चैनल द PYQ टेलीग्राम पर आएंगे, उन्हें पीडीएफ फ्री में मिलेगा। अगर वो कमेंट करेंगे तो भी उन्हें पीडीएफ मिलेगा, और जो सीरियस एस्पायरेंट होंगे उन्हें इससे लाभ भी मिलेगा। हमने आरओ के लिए क्लास कक्षाएं चलाई, हिंदी का मुझे लगता है कि 50 प्रश्न फंस गए 60 में से। उसी प्रकार पीईटी के भी बहुत सारे द्रोणाचार्य बैच में हमारी चीजें चल रही हैं, और आज जो है हिस्ट्री का पोर्शन स्टार्ट हुआ है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये पसंद आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि भारत में विदेशी शक्तियों का आगमन। तो ये बात होती है 1600 के आसपास, 1600 ईस्वी के आसपास, जब भारत में जो है विदेशी शक्तियां एंट्री ले रही हैं। और उस समय सबसे पहले जो विदेशी शक्तियां या विदेशी लोग आते हैं भारत में, उसमें सबसे पहले होते हैं पुर्तगाली, ठीक है। तो आपको याद करना है, सबसे पहले आए हैं पुर्तगाल, फिर आते हैं डच। हॉलैंड या नीदरलैंड के जो लोग होते हैं उन्हें डच कहा जाता था। तो उसके बाद होते हैं डच। तीसरे नंबर पर भारत में आते हैं अंग्रेज, जिन्हें हम लोग इंग्लिश कहते हैं। ब्रिटेन सबसे ज्यादा समय तक यही रहेंगे, और सबसे बड़ी बदतमीजी वाली आदतें जो है इन्हीं की हैं। सबसे बदमाशी यही करेंगे, सॉरी बदतमीजी नहीं, बदमाशी यही करेंगे, ठीक है। चौथे आते हैं डेनमार्क से। डेनमार्क हालांकि अच्छी कंट्री है भी, तो डेनमार्क से आते हैं डेनिश, और फिर फ्रांस से आते हैं फ्रांसीसी, स्वीडन से आते हैं स्वीडिश। तो ये एक क्रम है, ये क्रम आपको याद करना है। कोई भी मास्टर जो है ये याद करके आपको एग्जाम नहीं निकलवा सकता। तो आप इसको याद करिए कि पुर्त, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी, स्वीडिश, ठीक है। साथ में बोलने की कोशिश करिए। सबसे पहले पुर्तगाली है। पुर्तगाली कैसे याद होगा? पुर्तगाल का मैप देख लो, ठीक है, कहां पर है। तो जब आप अफ्रीका, सॉरी, यूरोप का मैप देखोगे, जैसे सपोज करो कि इस तरह पूरा यूरोप फैला हुआ है, ठीक है। तो यूरोप के मैप में यहां पर जो है ये छोटी सी कंट्री पुर्तगाल है, ठीक है। तो आप यूरोप का मैप देखो और इस चीज को याद करने की कोशिश करो कि सबसे पहले आने वाले कौन थे? पुर्तगाली थे। पुर्तगाली के बाद डच आए थे, दूसरे नंबर पर डच आए थे, तीसरे नंबर पर इंग्लिश या अंग्रेज आए थे, चौथे नंबर पर डेनिश या डेनमार्क के लोग आए थे, फिर आए थे फ्रांसीसी, फिर आए थे स्वीडिश। तो इस तरह से याद कर लेना है। फिर फ्रांसीसी, उसी तरह से फ्रांस देख लीजिएगा, और फिर स्वीडन। तो ये जो है क्रम है, 6 लोग जो आए हैं वहां पर, ठीक है, विदेशियों का आगमन हो रहा है। ये कुछ समझिए कि जैसे ही मुगल्स का पतन हो रहा है, 1707 के आसपास हुआ, लेकिन उसके पहले ही ये लोग आ गए। मतलब मोटी मोटा मान के चलोगे तो 1550 के बाद से ये लोग आना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, सब लोग, ठीक। उसमें पुर्तगाली सबसे पहले आ रहे हैं। तो 1492 में, अब आगे की चीजें पढ़नी स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो यहां पर जो है, एक सेकेंड, यहां पर जो है सबसे पहले आते हैं पुर्तगाली। आशा करता हूं कि दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, ठीक है। 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस नामक व्यक्ति जो है वो यूएसए के समुद्री मार्ग की खोज करता है। तो नाम याद रखिएगा, क्रिस्टोफर कोलंबस। खोजता क्या है? तो यूएसए के समुद्री मार्ग की खोज करता है। यूएसए पहले से एग्जिस्ट कर रहा था, लेकिन यूरोपियन जैसे जैसे खोजते गए उन्होंने कहा कि हमने खोजा। लाइक भारत के लिए आप हमेशा देखोगे कि वास्को डिगामा नामक व्यक्ति ने खोजा। तो क्या पहले भारत एग्जिस्ट नहीं करता था? बहुत लंबी चौड़ी गौरव गाथा है भारत की। भारत एग्जिस्ट करता था, बट यूरोपियंस, क्योंकि ये अपनी सुपीरियोरिटी दिखाते थे, कि अपनी सर्वोच्चता दिखाने के लिए ये कहते थे कि हमारे एक व्यक्ति ने या हमारे यूरोपियन आदमी ने इसको खोजा, तो हम नाम दे देंगे कि खोज दिया, ठीक है, डिस्कवर कर दिया। एक्चुअल में ये वर्ड जो है ना कहीं वेस्टर्न इन्फ्लुएंस दिखाता है, जो हमें नहीं यूज करना चाहिए। लेकिन चूंकि हिस्टोरिकल एविडेंसेस या हिस्ट्री इस तरह से लिखी गई कि चीजें इसी तरह से होंगी, ठीक है। तो
अभी वो आगे बात कर लेंगे। तो 1492 पहला याद कर लीजिए, क्रिस्टोफर कोलंबस का नाम यहां पर हाईलाइट कर दे रहा हूं। क्रिस्टोफर कोलंबस का नाम याद करिए। इन्होंने जो है यूएसए के समुद्री मार्ग की खोज की। फिर दूसरा आदमी है राजकुमार हेनरी। तो होता क्या था कि यदा कदा जैसे हम लोग कहानियां सुनते हैं कि मंगल पर ये है, मंगल पर पानी मिल सकता है, इसी प्रकार लोग भारत की बहुत सारी कहानियां सुनते थे कि भारत की एक लंबी चौड़ी गौरव गाथा, भारत बहुत अमीर है, सोने की चिड़िया है, जम्बू द्वीप है, ये है वो है, ठीक है। तो ये सारी कहानियां सुनते सुनते लोग भारत तक पहुंचने के ख्वाब देखते थे, मतलब कि किसी तरह भारत में पहुंच जाए तो हम लोग को भी दो चार पैसा मिल जाए, हम तो भूखे नंगे लोग हैं, ठीक है। और भारत में जो है लहलहाती फसलें भी हो रही हैं, ठंड भी पड़ रही है, हर मौसम मतलब मिल रहा है यहाँ पर। तो इसी ख्वाब देखते देखते एक राजकुमार है जिनका नाम है राजकुमार हेनरी, ठीक है। तो राजकुमार अपना पूरा जीवन जो है समुद्री मार्ग की खोज के बारे में सोचते हुए बिता देते हैं, लेकिन ये बस लूसिड ड्रीम ही रहता है उनका, वो भी नहीं हो पाता है। तो ये जो है कभी सफल नहीं हो पाते हैं इस चीज को अपने विजुअलाइजेशन को जो है कंप्लीट करने में, ठीक। फिर नेक्स्ट क्या होता है कि एक व्यक्ति है बार्थोलोम्यू डियाज, नाम याद रखिएगा। बार्थोलोम्यू डियाज उत्तमाशा अंतरीप की खोज करता है 1487 में, 1487 में। अब बात आती है कि उत्तमाशा अंतरीप या केप ऑफ गुड होप कहाँ है। तो जब आप अफ्रीका का मैप देखोगे, ठीक है, ये थोड़ा बहुत अफ्रीका में बनाने में शायद सक्षम हुआ हूं। तो केप ऑफ गुड होप जो है, एक सेकंड, यहां पर है, ठीक है, अफ्रीका के इस वाले पॉइंट पर। तो जैसे ही पुर्तगाल से चलते हैं, पुर्तगाल यहां पड़ता है, तो पुर्तगाल या ऐसे समझ लो कि अफ्रीका के साइड से चलते हैं तो इसी साइड से होके आना पड़ता था। पहले ये सुएज नहर वाला रास्ता नहीं था, ठीक है। तो यहां से होके आना पड़ता था। तो यहीं पर उत्तमाशा अंतरीप या केप ऑफ गुड होप की खोज करता है बार्थोलोम्यू डियाज, नाम याद रखिएगा इसका, ठीक। ये खोज करता है और फिर उसके बाद उत्तमाशा अंतरीप होते हुए ही वास्को डिगामा आते हैं और भारत के लिए व्यापारिक मार्ग खोजते हैं। मतलब कई बार इनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसमें एक अब्दुल मजीद नाम का व्यक्ति है जो यहां पर नहीं लिखा हुआ है, अब्दुल मजीद, अब्दुल मजीद, ठीक है। अब्दुल मजीद जो है इनके लिए एक तरह से पायनियर का काम करता है, पथ प्रदर्शक का, टॉर्च बियरर का काम करता है, ज्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड है। टॉर्च बियरर मतलब पथ प्रदर्शक का काम करता है और इस प्रकार ये भारत आने में सफल होते हैं। तो डेट याद कर लीजिएगा क्योंकि डेट मैं आपके लिए याद नहीं कर पाऊंगा, आपको खुद ही याद करना है, पूरी डेट याद करना है। 17 मई 1498 में वास्को डिगामा नामक व्यक्ति यूरोप से भारत के लिए व्यापारिक मार्ग की खोज करता है या भारत आ जाता है। क्या उद्देश्य लेके आया रहता है? तो दो तरह का उद्देश्य लेकर के आया रहता है। पहला उद्देश्य ये रहता है कि पहले तो हम व्यापार करेंगे, और दूसरा जो ईसाई मिशनरी होते हैं, ठीक है, ये कोई भी धार्मिक व्यक्ति, उनके सर पे एक भूत सवार होता है, आज आज भी सवार होता है, ठीक है। हिंदू वाला चाहेगा, हिंदू वाला तो कम चाहता है खैर कि सब लोग हिंदू बन जाए, मुस्लिम वाला चाहेगा मुस्लिम बन जाए, ईसाई या क्रिश्चियन चाहेंगे कि ईसाई बन जाए, जूस तो कभी नहीं चाहते कि कोई जूस बने। जूस के साथ ये चीज है कि जूस कहते हैं कि जूस के कोख से ही जूस का जन्म होगा, ठीक है। तो ज्यूज में ये चीज नहीं है, लेकिन बाकी सारे धर्मों में ये है कि भाई हमारे ही सारे व्यक्ति दिखाई दे, ठीक है। मुस्लिम में चीजें ज्यादा प्रीडोमिनेंट है, सॉरी टू से, बट है। तो इसका उद्देश्य जो है क्या रहता है कि पहला व्यापार रहता है, पहले तो व्यापार करेगा, और दूसरे नंबर पर क्या करेगा, तो दूसरे नंबर पर हम सबको ईसाई बना देंगे, या मतलब कह देंगे कि ये गॉड का आदेश है और इसको फॉलो करिए, वॉटेवर बाइबल लेकर के आएंगे। तो कालीकट पे पहुंचता है। कालीकट केरल का एक स्थान है, तो ये भी पॉइंट याद रखना है कि सबसे पहले केरल या कालीकट पे पहुंचता है। पहुंचने के बाद वहां पर एक व्यक्ति शासन कर रहा है जिसका नाम है जमोरिन। तो जमोरिन वॉज नॉट द नेम ऑफ द व्यक्ति, ठीक है ना, मतलब नेम ऑफ द पर्सन इज नॉट जमोरिन। जमोरिन एक एक्चुअल में टाइटल हुआ करती थी, एक पदवी हुआ करती थी। तो समझ लीजिए कि हिंदू शासक जो है जमोरिन, उसका शासन, उसका स्वागत करता है, ठीक। एक बार जाता सॉरी एक बार जब यहां से जाता है तो ये 60 गुना व्यापार कमाता है, काली मिर्च लेकर के जाता है। आज भी आप जाओगे, अगर जानने वाले केरला में लोग होंगे तो वो लोग आपको, जैसे हम लोग के वहां आप आओगे तो कोई साग दे देगा, कोई प्रधान जी के वहां जाओगे तो लौकी दे देंगे, ठीक है, और कोई कुछ दे देगा, कोई पपीता फल दे दिया, जो यहाँ होता है। केरल में जाओगे अगर कोई जानने वाला, जैसे मेरे कुछ जानने वाले लोग हैं, तो जाएंगे तो वो लोग कहते हैं कि हम आपको काली मिर्च दे देंगे, ठीक है, 1 आध किलो काली मिर्च दे देंगे, जो यहाँ पर पपीते के बीज नकली मिल रहा है, मतलब हमारे यूपी में, वहां पर जो है ओरिजिनल मिल जाएगा। जब पहली बार लेके गया, 60 गुना मुनाफा होता है, मतलब 60x का, ठीक है। 60 गुना मुनाफा वो कमाता है, और 60 गुना मुनाफा कमाने के बाद वो क्या हो जाता है,
आकर्षित हो जाता है। करते क्या थे काली मिर्च का, तो आपने स्टोरी सुन रखी होगी कि चूंकि यूरोपियन कंट्रीज में पहले भी मांस खाने का प्रचलन था, क्योंकि वेजिटेशन तो बहुत कम होगा जाड़े के समय में उनके, ठीक है, टाइगा वैगा टाइप का उनका कुछ इलाका है, तो जब ठंड आती है तो उन्हें मांस पर निर्भर करना पड़ता है, गोश्त खाते हैं वो। तो गोश्त खाएंगे कैसे, केवल नमक डाल के खाते थे। लेकिन अगर स्प्रिंकलिंग ऑफ काली मिर्च मिल जाए, ठीक ना, ब्लैक पेपर मिल जाए, काली मिर्च का उस पर छिड़काव मिल जाए, तो फिर मजा आ जाए। तो फिर वो जो है एक मजेदार चीज लेकर के जाता है, 60 गुना मुनाफा कमाता है। मुनाफा कमाने के बाद फिर से वो बहुत ज्यादा इंथुसियास्टिक फील करता है कि भाई फिर से चलते हैं। दोबारा कब आता है, तो 1502 में आता है। तो दोनों सन याद रखेंगे कि दोबारा कब आता है। एक सेकेंड, वो 1502 में भारत आता है, ठीक है। मृत्यु कब होती है, इससे रिलेटेड हालांकि प्रश्न तो नहीं पूछा जाता, लेकिन अगर डेटा दिया हुआ है तो उसको पढ़ लेंगे कि 1524 में उसकी मृत्यु होती है, ठीक है। इसके बाद पुर्तगाल के राजा किसको भेजते हैं, तो पेद्रो अल्वारेज को भेजते हैं। काफी इंपॉर्टेंट नाम है, बिल्कुल याद रखिएगा इसको। किसको भेजते हैं, तो पेद्रो अल्वारेज को भेजते हैं, ठीक है। पेद्रो अल्वारेज कैब्रियाल, पूरा नाम है पेद्रो अल्वारेज कैब्रियाल या कैब्राल, जो भी लिखा है। पेड्रो, इसको पेड्रो भी पढ़ सकते हैं, पेड्रो अल्वारेज कैब्रियाल, ठीक है। इसे ब्राजील के मार्ग का खोजकर्ता माना जाता है। ब्राजील का है, साउथ अमेरिकन कंट्री है। तो ऐसा माना जाता है कि पेद्रो अल्वारेज गैब्रियल को ब्राजील के मार्ग का खोजकर्ता माना जाता है। तो कभी कभी प्रश्न पूछता है कि ब्राजील की खोज किसने की या ब्राजील के मार्ग की खोज किसने की। याद रखिएगा पेद्रो अल्वारेज गैब्रियल, ठीक है। फिर ये लोग आते हैं तो अपनी व्यापारिक कोठी खोलते हैं। कोठी खोलने का मतलब ये है कि दो तरह से काम हो सकता है कि एक तो आके जिस राजा या जिस जगह पर आए हो उनके अंडर में आप रह लो, पहला तो ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि कुछ अपनी स्वायत्तता ले लो, कि भाई लखनऊ में रहने लगे हैं, सपोज करिए कि आप में से बहुत लोग लखनऊ रहने लगे, तो कल को अगर वहां नौकरी लग जाती है मेरे पढ़ाने के बाद, ठीक है, तो आप क्या करोगे कि चलो यहाँ पे घर ले लेते हैं, फ्लैट ले लेते हैं। तो इसी प्रकार ये लोग सोचते हैं कि चलो भारत तो आ गए, कुछ दिन तक किराए विराए पे रहे हम लोग, कुछ मदिरा दे करके, कुछ नाच गाना कर करके, ठीक है, कुछ भी करके। अब क्या करते हैं कि यहाँ पर रहने लगते हैं हम लोग, कुछ पक्का काम करते हैं। तो 1503 में पुर्तगालियों ने कोचीन में अपनी व्यापारिक कोठी या कंपनी खोली। तो प्रश्न यह भी पूछता है कि पुर्तगालियों ने अपनी व्यापारिक कोठी कहां खोली, इसको हाईलाइट नहीं कर पाए हो तो ध्यान दीजिएगा। 1503 में कोचीन में खोलती है, ठीक है। अब देखिए इनके साथ जो प्रश्न पूछता है पुर्तगालियों से लेकर के, वो गवर्नर्स को लेकर के प्रश्न पूछता है, सबसे ज्यादा प्रश्न, ठीक है। क्योंकि कुछ गवर्नर्स इंपॉर्टेंट है इसमें, अल्बुकर्क है, ठीक है ना, अल्मीडा है और नीनो डी कूना है, तीन है, तीनों इंपॉर्टेंट है। और इन तीनों ने कुछ कुछ पॉलिसीज लाई हैं। कोई गोवा लेकर के आया है, मतलब गोवा पर अधिकार किया है। और आपको पता है कि गोवा सबसे लेट हमारे कंट्री से जो है आजाद होकर के मिलाया गया था। सबसे लेटली मतलब पुर्तगाली ही गए हैं, सबसे पहले पुर्तगाली आए, सबसे बाद में गए। तो कुछ पॉइंट अब यहां पर याद रखेंगे। पहला पॉइंट क्या रहता है, 1505 में एक व्यक्ति आता है पुर्तगाल का गवर्नर बन के। गवर्नर मतलब कि अब यहां पर शासन चलाने के लिए, जैसे हमारे वहां राज्यपाल होते हैं, सेम वैसे ही गवर्नर या ऐसे राष्ट्रपति समझ लो, हमारे उसके गवर्नर होते थे, ठीक है। हालांकि वो व्यापारिक चीजों को नियंत्रित कर रहे हैं। तो नाम है फ्रांसिस्को दी अल्मीडा, नाम याद करना है चाहे जैसे याद कर लो, ठीक है। 1505 में फ्रांसिस्को दी अल्मीडा, साथ में बोलो, 1505 में फ्रांसिस्को दी अल्मीडा पहला गवर्नर, 1505 में फ्रांसिस्को दी अल्मीडा पहला गवर्नर, 1505 में फ्रांसिस्को दी अल्मेडा पहला गवर्नर। अरे तुम भी बोलो भैया, तुम कोई अलग नहीं हो, ठीक है। अगर पढ़ा रहा हूं तो आप लोग साथ में बोलिए, मन में बोलिए, क्योंकि केवल ऐसे लेमैन की तरह से बोले हुए हाँ एक आदमी पढ़ा रहा है, इससे जीवन नहीं कटना है। जीवन कटना है जब चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है। तो 1505 में आ जाते हैं फ्रांसिस्को दी अल्मेडा पहला पुर्तगाली गवर्नर बनके। ये क्या लेकर के आता है, तो ब्लू वाटर पॉलिसी लेकर के आता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, नीले जल की नीति या ब्लू वाटर पॉलिसी कौन लेकर के आता है, तो फ्रांसिस्को दी अल्मीडा लेकर के आता है। अब इसको कैसे भी जोड़ लो कि नीला पानी अल्मीडा या आलमंड हम डुबा दिए पानी में, कुछ भी याद कर लो, ठीक है। तो ये शांत जल नीति या ब्लू वाटर पॉलिसी लेकर के आता है और कार्टेज पद्धति भी लागू करता है, ठीक है। घोड़ों को रखने की एक पद्धति थी कार्टेज पद्धति, वो भी लागू करता है, ठीक है। फिर 1509 से 15 तक एक व्यक्ति रहता है, इसका नाम है अल्बुकर्क, ठीक है। इंग्लिश में अल्बुकर्की आप पढ़ोगे, लेकिन अल्बुकर्क बोला जाता है। तो अल्बुकर्क गवर्नर बन के आता है 1509 में और ब्लू वाटर पॉलिसी का पालन नहीं करता है। तो प्रश्न ये पूछा जाता है कि विच गवर्नर, हु वाज द गवर्नर हु डिडंट फॉलो द ब्लू वाटर पॉलिसी। ऐसा कौन सा गवर्नर है जिसने ब्लू वाटर पॉलिसी को फॉलो नहीं किया है। तो आप बताओगे कि अल्बुकर्क ऐसा गवर्नर है जिसने ब्लू वाटर पॉलिसी को फॉलो नहीं किया है, ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे कि 1510 में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लेता है।
यानी कि एक इंपॉर्टेंट रूलर है, एक इंपॉर्टेंट गवर्नर है अल्बुकर्क, जो कि 1510 में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीनता है। यानी कि पहले वहां पर आदिल शाही डायनेस्टी या आदिल शाह लोग वहां पर शासन कर रहे थे, बीजापुर से छीन लिया। गोवा बीजापुर का पार्ट हुआ करता था, एक खूबसूरत एरिया था, मतलब बीचेस बीचेस थे। तो इनको थोड़ा सा अपने यूरोपियन कंट्री की याद आई होगी कि अगर इसको अधिकार कर लिया जाए तो मजे ही मजे। ठीक है, फिर तीसरा जो आता है वो 1529 में आता है, जिसका नाम है नीनो दी कुन्हा। ठीक है, और ये 1530 में गोवा को राजधानी बनाता है। तो प्रश्न यहां भी पूछता है कि किस गवर्नर ने गोवा को राजधानी बनाई। तो याद कर लेना कि गोवा को राजधानी बनाने वाला कोई और नहीं था, नीनो डी कुन्हा था। ठीक है, कौन था? नीनो डी कुन्हा। ठीक है, कब आता है? 1529 में आता है और 1530 में राजधानी बना देता है। ब्लू वाटर पॉलिसी कौन लेकर के आया था? तो सबसे पहला जो हम लोग का आया था, ठीक है, अल्बुकर्क से भी पहले, ठीक ना, फ्रांसिस्को दी अल्मीडा, ठीक, वो लेकर के आता है ब्लू वाटर पॉलिसी। अच्छा, कौन ब्लू वाटर पॉलिसी नहीं फॉलो करता है? तो दूसरे नंबर का, यानी कि अल्बुकर्क जो है वो नहीं फॉलो करता है। फिर पूछता है कि गोवा पर अधिकार कौन कर रहा है यूसुफ आदिल शाह से छीन करके? तो आप बताओगे कि जो अल्बुकर्क है वो थोड़ा पावरफुल टाइप का है, उसको बड़ा अच्छा लग रहा है कि यहाँ पर यूरोपियन टाइप का कोई बीच बीच है, अवेलेबल है। ठीक है, तो उसने अधिकार कर लिया गोवा पर और गोवा को पूरा पुर्तगीज सिटी बना दिया। आप आज भी गोवा में जाओगे तो बहुत सारे कैथेड्रल, चर्च और इस तरह की चीजें मिलती हैं, सड़कें मिलती हैं, पुर्तगीज डेवलपमेंट वहां पे मिलेंगे। मतलब कि इंडिया जैसा कम सेंस आएगा, पूरा एकदम फॉरेन फॉरेन सा महसूस होगा। ठीक है, और फिर 1535 में ये लोग दीव पर और 1559 में दमन क्षेत्र पर अधिकार कर लेते हैं। दीव और दमन आप क्षेत्र जान रहे होंगे, अब तो सब मिल गया है, दादर नगर हवेली और दीव दमन सब मिल गया है। पहले ये सब अलग अलग हुआ करते थे, मतलब दीव दमन अलग था, एक यूनियन टेरिटरी हमारे भारत में, और दादर नगर हवेली अलग था। तो 1535 में ये दीव पर अधिकार करता है, 1559 में 59 में दमन पर अधिकार करता है। ये दोनों पॉइंट याद रखते हैं, ठीक है ना। ठीक, फिर पुर्तगालियों की क्या क्या देन है, प्रश्न इससे भी पूछा जाता है कि पुर्तगालियों ने हमारे देश में क्या क्या लाया। जैसे ये तंबाकू खाते थे ससुरे, अब सोचिए ये पुर्तगाली होकर के, ऐसे सोचिए फॉरेनर होकर के, गोरे गोरे, ठीक है, और ये तंबाकू खा रहे हैं, मतलब खैनी ठोक के खैनी खाते हैं। अब सोच लीजिए ये बात। तो ये क्या कर रहे हैं कि तंबाकू खाते हैं। ठीक है, तो यहां पर जब आते हैं तो बर्नेल एक व्यक्ति है जो अकबर से शुरू करवाता है तंबाकू की खेती की। बड़ी जबरदस्त चीज है, पत्ती पत्ती होती है, नशा होता है, मजा आ जाएगा, झन्ना आ जाएगा तबीयत। ठीक है, ज्यादा खा लेंगे तो सुबह के समय हमेशा जरूरत पड़ने लगेगी। फिर ये आलू लाते हैं और टमाटर लाते हैं। तो टोमेटो और आलू, पोटैटो टोमेटो, जो दोनों चीज है वो कौन लेकर के आया है? पुर्तगाली लेकर के आया है। प्रिंटिंग प्रेस लेकर के आते हैं। ठीक है, मतलब कोई चीज प्रिंट हो सकती है, इसका भी जो तिकड़म है वो यही लेकर के आते हैं, और जहाज निर्माण कला लेकर के आते हैं। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट जो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, ये 18 से 20 मिनट का ही लेक्चर मैं रोज बनाऊंगा। तो ये 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन की शादी ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स दो से हो जाती है। ठीक है, और उन्हें दहेज में बंबई मिल जाता है। तो ये याद रखिएगा, बंबई जो है वो सालसेट नामक द्वीप पे, 7 द्वीप है टोटल, उन पर जो है बंबई बसा हुआ है। तो उसमें से एक जो बंबई है वो दहेज के रूप में इनको मिल जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से शादी होती है ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स दो से, और बंबई इनको दहेज में मिलता है। तो आज के लेक्चर में आप बताइएगा कि आपने जो पढ़ा कि कैसे भारत में आगमन हो रहा है पुर्तगालियों का, और पुर्तगाली में 3 गवर्नर जो कि बिल्कुल कोहराम मचा करके रखे हैं, ये कैसा लगा। इसी तरह के और इनिशिएटिव भी चल रहे हैं, जैसे 10 मिनट लेक्चर चल रहा है जिसमें आपको कोई ना कोई मैपिंग की बातें या कोई ना कोई स्कीम की बातें या कोई अन्य स्टैटिक पोर्शन कवर कराया जा रहा है सौम्या मैम के द्वारा। दूसरा है कि प्रफुल्ल सर ने बहुत सारी चीजें कवर करा के रखी हैं पीईटी से रिलेटेड, जैसे उन्होंने पॉलिटी कवर कराई है, इकोनॉमिक्स का कुछ पोर्शन बचा है कवर कराया है, डीआई बहुत बेहतरीन कवर कराया है। ठीक है, मैथ के अन्य पोर्शन, रीजनिंग कवर कराई है, और जो बचता है वन लाइनर पोर्शन वो मैं खुद कवर करा दूंगा एग्जामिनेशन होने से पहले। तो आपको क्या करना है, अब से ये सीरीज फॉलो करना शुरू करिए। ये 20 मिनट के आसपास की सीरीज होगी जिसमें बिना लोड के आप इसको देख सकते हैं, और एक बार देखने के बाद जो मैं बताता हूं उसको काम करिए। जैसे आज का जो होमवर्क है वो क्या क्या है, 2 होमवर्क केवल आपको दे रहा हूं। पहला होमवर्क है कि आपको पुर्तगाल का नक्शा देखना है। ठीक है, दूसरा आपको देखना है कि केप ऑफ गुड होप कहां है, केप ऑफ गुड होप कहां है। ठीक, और तीसरा आपको बताना है, पहले तो गोवा की फोटो देख लेनी है, वो अपने मजे के लिए देख लीजिएगा। तीसरा आपको बताना है कि कौन 7 आइलैंड है जिनको जोड़ करके मुंबई बसाया गया है। ठीक है, पहले इसको बंबई बोलते थे इसीलिए यहां पर बंबई लिखा हुआ है। कमेंट जरूर करिएगा, फीडबैक दीजिएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।